कैसे होगा भाई? सर आपका लुक देखकर ऐसा लगता है वो एक शो में आते हैं ना, ध्यान से देखिए इसे। अरे कल पेपर हो गया था, कुछ तो भाग गए थे बीच में ही है। अब मैं कोई पेपर लूंगा भी नहीं। आप सीरियस ही नहीं लेते हो पेपर को। बीच में भाग जाते हो ना, समस्या ये है। कर्मधारय समास में उपमेय उपमान बताइए। अरे उपमेय उपमान क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो उपमेय, और जो बताई जाए वो उपमान है। जो उपस्थित है वो उपमेय, जिसे मान लेते हैं वो उपमान है। आवाज कम कर भाई थोड़ा सा, ये भाई डीजे थोड़ी चल रहा है। है का उच्चारण स्थान क्या होता है? है का उच्चारण स्थान अक्वा विसर्जनीय नाम कंठ। है का उच्चारण स्थान कंठ भी होता है का उच्चारण स्थान काकल्य भी होता है, और अली जीवा भी होता है को 3 जगह से बोला जाता है। कहां से? कंठ से, काकल्य से, अली जीवा से। विषम और विषम में अंतर बताइए। विषम जो पहले लिखा हुआ है, वी के बाद में जब सम आएगा, थोड़ी सी आवाज कम कर भाई, और ऐसे जैसे मेरे डीजे पे गब्बा रहे हो। विषम और विषम में अंतर, तो जो पहला जो जैसे वी के बाद में जब सम लिखेंगे तो ई के बाद में जब दंत स आएगा तो उसका मूर्धन्य स हो जाता है, पहले वाला होगा। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? जो समान जाति के होते हैं। समान जाति के कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, ऊ। अब देखो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये सजातीय होते हैं। ए, आई, ओ और औ ये विजातीय होते हैं। समझ आ गया? सजातीय कौन कौन से होंगे? दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, और विजातीय ए, आई, ओ और औ। क्योंकि ये विपरीत जाति के स्वरों से मिलते इसलिए विजातीय। दीर्घा, दीर्घी और दीर्घु ये समान जाति से बनते इसलिए सजातीय। अपंग में संधि और विच्छेद बताओ। अपधन अंग होता है और ये स्वर संधि के अपवाद में आता है। करा दिया? कहां सो जाते हो तुम? है अब आएगी सही। क्या हो गया? क्या है? नहीं दिखाओ। जो नए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नए आए बैच में, उनके लिए पीछे की क्लास दोबारा हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो करा देंगे। एक दिन एक काम करता हूं मैं, इनका पेपर ले लूंगा और जिनका बाकी रह गया उनकी क्लास, ठीक है ना? हो जाएगा ऐसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या चल रहा था? अरे क्या चल रहा था पहले ये बताओ। आवाज साफ आ रही है अब? पहले ना आंसर की करो, आंसर लगाओ।
पहले आंसर लगा लो जल्दी। अरे सब में लगा दूं आंसर? आप सबके पास है सीट? रख लो सीट। समास लिखो। लगवा दूंगा मैं सीट को, आंसर की वहां लगा दूंगा, या फिर मैं यहां पे पूरा पेपर लाके पैनल में पूरा पेपर हल करा दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन वालों के पास है ही नहीं, वो क्या देखेंगे। लिखो इसमें क्या चल रहा था? समास। कौन सा? कर्मधारय हो गया था। कितने उदाहरण कराए थे? कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण तो मैंने करा दिए थे, कुछ बाकी थे। यवन में कौन सा प्रत्यय? अरे अन प्रत्यय। यो धन अन, यवन हो जाता है, अन प्रत्यय होगा। अब क्या चल रहा था? समास। समास में कर्मधारय। उदाहरण लिखो। लिखो उड़न तस्तरी। उड़न तस्तरी। उड़न तस्तरी। विशेषता बताई जा रही है किसकी? तस्तरी की। कैसी है? उड़ने वाली। तो तस्तरी की विशेषता बता दी क्या? उड़ती है जो तस्तरी। तस्तरी होती है प्लेट। प्लेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तस्तरी कहते हैं। नहीं जानते उड़न तस्तरी है? पीके मूवी किस किसने देखी है? पीके मूवी देखी है? नहीं देखी, कोई बात नहीं। पीके मूवी में जो आमिर खान आता है वो किससे आता है? उड़न तस्तरी थे। लेकिन ध्यान तुम्हारा तस्तरी पे नहीं, रेडियो पे था, है? उड़न तस्तरी। आगे लिखो उड़न खटोला। विशेषता किसकी बताई जा रही है? खटोले की। क्या? तो उड़ता है जो खटोला। उड़ता है जो खटोला। क्या बनेगा? उड़न खटोला। है? किसको? किसको? इंग्लिश में। इतनी इंग्लिश आती तो मैं यहां पढ़ा रहा होता क्या? है? किसी हीरोइन को पढ़ा रहा होता अंग्रेजी। लिखो खटोले की क्या बताई जा रही है? विशेषता। कैसा है? उड़ने वाला। उड़ता है जो खटोला। क्या? किसके? उड़न खटोला, उड़न तस्तरी। तो इनकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। अब क्या जानना चाह रहे हो? उपमान उपमेय। जो उपस्थित होता है वो उपमेय, जिसको मान लेते उपमान। अब देखो विशेषता किसकी बताई जा रही है? खटोले की। जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष, जो बताई जाए विशेषण। यहां किसकी बताई जा रही है? तो जिसकी बताई जाए विशेष, जो बताई जाए विशेषण। तो यहां तस्तरी और खटोला दोनों क्या है? उपमेय है। उड़ना उसकी क्या है? विशेषता है। सीधा है। लिखो आगे। कृष्ण सर्प लिखा था, लिख दिया ना? आगे लिखो का पुरुष, लिख दिया? कोई नहीं। और लिखो जैसे महापुरुष, महात्मा। तुम तो कह रहे उदाहरण लिखा है ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, लिखो। अरे 1000 उदाहरण लिख लो, 1000 हो इसके उदाहरण तो खूब सारे। और लिखो इसमें जैसे राजर्षि,
क्या होगा राजर्षि का? राजा है जो ऋषि नहीं होता। यहां पर एक ही व्यक्ति की दो विशेषता बताई जा रही है, और ध्यान रखना कर्मधारय है समास में, समास नहीं, उसका समास विग्रह पूछता है आपसे। इसमें समास नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? समास विग्रह पूछेगा। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा है जो ऋषि है। लिखो इसको, राजा है जो ऋषि है। अब बताइए इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है? खटोला क्या होता है? खाट का छोटा रूप खटोला होता है। इसमें दोनों ही विशेषण हैं, हालांकि दोनों विशेष्य, लेकिन रूप किसका धारण कर रहे हैं? विशेषण का। एक ही व्यक्ति है और उसकी दो विशेषताएं बताई जा रही है। क्या क्या? वो राजा भी है और ऋषि भी है। अरे संधि की सीट नहीं आई क्या? ऑनलाइन वालों ऐसे कैसे कह रहे हो? एक बार चेक कराता हूं क्लास के बाद। आगे लिखो, लिख दिया। इसी प्रकार जैसे एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं, इसी प्रकार लिखो देवर्षि। अब देवर्षि का क्या होगा? एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं बता दी। क्या क्या? वो देवता भी है और वो क्या है? ऋषि भी है। तो लिखो, लिखो इसमें, देव है जो ऋषि है, देव है जो ऋषि है। तो एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं बता दी। क्या क्या? कि वो देवता भी है और ऋषि है। अरे तुम्हारे बैच में से शिकायत बहुत आ रही है, कुछ लड़के हैं मेरे पास नाम आए हैं, वो लड़कियों को क्या है कि परेशान करते हैं। ध्यान रखना ये उत्कर्ष है, ये कोई छोटी मोटी कोचिंग नहीं। 5-7 जेल में भी पड़े हुए हैं जो नेता बनते हैं। विषय ध्यान रखना, ये गलती मत करना, बर्बाद हो जाएगा कैरियर, ठीक है ना। एक कोई बिश्नोई है, उसका आगे का नाम नहीं ले रहा, उसको मैं प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि दोबारा कोई वो मैसेज वगैरह या कुछ भी नहीं करे, ठीक है ना। वो समझ गया जिसको मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। नहीं तो तोते ऐसे उड़ेंगे कि बचाने वाले भी पैदा नहीं होंगे। विषय ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है ना, जिनके तोते उड़े हैं और फिर उनके माँ बाप बेचारे हाथ पैर जोड़ते हैं आके कि गलती हो गई हमारे बेटे से, हम पैर छू रहे हैं आपके, माफी मांग रहे। और इससे बड़े कोई शर्म की बात नहीं होगी कि किसी लड़के के माँ बाप को पैर छूना पड़ रहे हो, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना चाहिए कि उसकी वजह से, उसकी गलती की वजह से उसके माँ बाप का सिर झुक रहा हो। समझ आ गया? तो गलत फहमी में मत रहना, छेड़ा खानी करना है इंस्टाग्राम पे और उन पे लव यू और फव यू भेजना और धीका भेजना, अरे जबरदस्ती से क्यों कर रहे हो? जिसको जरूरत होगी वो खुद रिप्लाई कर देगी। एक बार भेज दिया है, जबरदस्ती से लगे रहते हो। लिखो देवर्षि, देव है जो ऋषि है। तो एक ही व्यक्ति की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही। अरे तुम्हारी भावना अच्छा, एक ही व्यक्ति उसको भेज रहा है, उसकी फ्रेंड को भेज रहा है और फ्रेंडों को भी भेज रहा है? अरे कुछ तो दया धर्म रख, शर्म रख, है? कम से कम एक को भेज, है? शतक बनाना है क्या? हद हो रखी है। देखो, देवर्षि देव है जो ऋषि है। समझ आ गया? तो एक ही व्यक्ति की क्या बताई जा रही है? विशेषता। लिखो आगे, छाप दिया। अब देखो, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे उदाहरण, देखो मैंने लिखा संसार सागर, संसार सागर। विशेषता किसकी बताई जा रही है? संसार की या सागर की? क्या होगा इसका समास विग्रह?
संसार रूपी सागर नहीं होता, ये उल्टा लिखते हैं जो गलत होता है। क्या होता है? सागर रूपी संसार होता है। हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको आज तक गलत पढ़ते आए। तो संसार रूपी सागर होता है या सागर रूपी संसार होता है, और हम कहते क्या है? संसार रूपी सागर, जो गलत होता है, उल्टा लिखते हैं। तो लिखो इसको शुद्ध, संसार रूपी सागर नहीं होगा, सागर रूपी संसार होगा। जिस प्रकार से ये सागर कैसा है? अथाह है, वैसे ही ये संसार भी कैसा है? अथाह है। एक उदाहरण लिखो, देहलता। क्या लिखा? देहलता। और देहलता का क्या होगा? है। अब देखो इसमें समझो, पहले यहां विशेषता लता की बताई जा रही है या देह की? देह की बताई जा रही है। जैसे लता होती है ना, लता कैसी होती है? लंबी और पतली होती है। ऐसे ही वो लड़की जिसकी देह कैसी हो? लता के समान पतली हो, लचीली हो, वो क्या कहलाती है? देह लता। तो देह रूपी लता होगा या लता रूपी देह? लेकिन हम उल्टे लिखते हैं, तो इसका ध्यान रखना, लता रूपी देह। तो विशेषता किसकी बताई? देह की। तो देह क्या हो गई? विशेष। लता क्या हो गई? विशेषण। विशेषण और विशेष आया नहीं आया? कौन सा हो गया? कर्मधारय है। मैं चाहूं आपकी कॉपी भरवा दूं खूब सारे उदाहरणों के, और उनमें से एक भी प्रश्न नहीं आए, लेकिन मैं आपको वो सेलेक्टिव उदाहरण लिखाऊंगा जो कॉपी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाए। इन्हीं उदाहरणों को आप अगर अच्छे से पढ़ लो, एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आपने दर्द नहीं हुआ? करीना मेवाड़ा, दर्द होता ही नहीं है, दर्द जैसी कोई चीज होती नहीं है। लिखो आगे, लता रूपी देह। आगे लिखो। अब देखो, बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, चरणामृत। बहुत ही ध्यान से और सोच के देना इसका उत्तर। विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्या होगा इसका? चरणामृत है। चरणामृत, चरण रूपी अमृत या अमृत रूपी चरण? तो विशेषता चरणों की बताई, किसके समान? तो लिखो, अमृत रूपी चरण। अमृत रूपी चरण। आगे लिखो। एक उदाहरण मैंने आपको बताया, याद है क्या? शीतोष्ण। शीतोष्ण। अब शीतोष्ण में दोनों समास होते नहीं होते? द्वंद्व भी होता है। और देखो, शीतोष्ण क्या है? इसकी विशेषता बताई जा रही है। शीत है जो उष्ण है, शीत है जो उष्ण है। तो शीतोष्ण विशेषण और विशेष्य है क्या इसमें? सर बहुत है इतने उदाहरण। तो शीत है जो उष्ण है, दोनों विशेषण विशेषण है। शीत के पीछे कोई संज्ञा जोड़ो, शीत ऋतु जुड़ गई। उष्ण के पीछे जोड़ो, उष्ण मौसम, इसके भी जुड़ गई। तो दोनों विशेषण विशेषण है कि नहीं? और जहां विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाए वहां कौन सा होता है? कर्मधारय। लेकिन विकल्प में दोनों दे दे, क्योंकि दोनों विलोम शब्द आ रहे नहीं आ रहे, और विलोम शब्द किस में आते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व में। तो वैकल्पिक द्वंद्व भी है कि नहीं है? प्राथमिकता में वैकल्पिक द्वंद्व करना है। वैकल्पिक द्वंद्व नहीं हो तब क्या करना है? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे लिखो। कितने उदाहरण हो गए देखो एक बार। 15। 5 लाइन छोड़ देना बस, और उसके बाद लिखो तत्पुरुष समास। कितनी लाइन छोड़ देना? केवल 5। आगे लिखो। अगला कौन सा है? चौथा है तत्पुरुष समास। वेरी इंपॉर्टेंट कर देना।
परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न तत्पुरुष समास से पूछे जाते हैं। किससे? तत्पुरुष समास से। और तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अमृत रूपी चरण का बताना, राजर्षि में उपमान और उपमेय बताना। राजर्षि में दोनों ही विशेषता का बोध करा रहे हैं। एक ही व्यक्ति है जिसकी दो विशेषताएं हैं, वो राजा भी है और वो ऋषि भी है। अमृत रूपी चरण, जो चरण है उनको किसके समान माना गया है? अमृत के समान। हाँ बिल्कुल, आगे समझो। वो तो विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाती है। लिख लो ऐसे उदाहरणों को भी, लिखो एक बार, काट दो इसको, काट के लिखो विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति। कर्मधारय में लिख दो, नहीं लिखो अभी एक बार, फिर ये छूट ही जाए। विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति। लिख दो विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति। कर्मधारय में लिखना है इसको, ठीक है? विशेषण 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 की पुनरावृत्ति। देखो लिख लो विशेषण विशेषण। जैसे मैंने लिखा लाल लाल, क्या लिखा? बहुत अच्छे से समझना इसमें। अगर संज्ञा संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाए तब तो कौन सा समास होता है? अव्यय भाव। और अगर विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति होता है, विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाए तो कर्मधारय। अब लाल शब्द के पीछे कोई संज्ञा जोड़ो, जुड़ रही है क्या? जुड़ रही है। लाल टमाटर, तो लाल विशेषण है, टमाटर विशेष है, तो विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हुई नहीं हुई? कहते ना जैसे आज तो लाल लाल हो रही है, तो लाल लाल उसकी क्या है? विशेषता। तो विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो गई। इसका मतलब क्या है? लाल है जो लाल, अर्थात इसको क्या कहेंगे? अत्यधिक लाल। क्या कहेंगे इसको? अत्यधिक लाल। लाल लाल, अत्यधिक लाल, लाल सुर्ख। इसी प्रकार मैंने क्या लिखा? लाल सुर्ख। अब यहां विशेषता बताई जा रही, कैसे? लाल है जो सुर्ख है। अब सुर्ख का मतलब क्या है? यहां लाल, या सुर्ख का भी मतलब क्या होगा? लाल होगा। अब ये लाला लाली वाला लाल नहीं है, रंग है लाल। लाल लाल, अत्यधिक लाल, लाल सुर्ख। तो लाल है जो सुर्ख है। आगे लिखो पीला जर्द। आगे लिखो पीला जर्द। और पीला जर्द का क्या होगा? पीला जर्द, पीला है जो जर्द है। और जर्द किसको कहते हैं फारसी भाषा में? पीले को। पीला है जो जर्द है। जर्द का अर्थ क्या होता है? पीला ही होता है। तो पीला जर्द का क्या हो गया? पीला है जो जर्द है। और जर्द किसको कहते हैं? पीले को ही कहते हैं। तो विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हुई नहीं हुई? आगे लिखो हरा कच्छ। हरा कच्छ। अब हरा कच्छ क्या होता है? एक तो हरा कच्छ, कच्छ का मतलब क्या होता है? अत्यधिक हरा। तो कच्चा जो होता है हरे रंग का, वो अत्यधिक हरा होता है। तो क्या होगा?
अत्यधिक हरा। आगे लिखो, सफेद फक है। हाँ, तो सफेद फक का क्या है? अत्यधिक सफेद। नीला होता है झक तो। हाँ, अरे मैं खुद लिख दूंगा, लो लिखो, गोरा गट है, दोहरा फक, गोरा गट। तो कई बार लड़की बात करती है ना आपस वाले, फलानी को तो गोरो गट है। अत्यधिक गोरा, अत्यधिक गोरा। अरे बात मत करो, सारे मैं लिख दूंगा, सामने ही आ जाएंगे। लिख दो, गोरा गट, नीला झक, बटंट कारो आवेगो, बिल्कुल आवेगो है। आगे लिखो, नीला झक, नीला झक का क्या हो जाएगा? अत्यधिक नीला। आगे लिखो, काला कट, बिल्कुल तवे का सा पैदा, लेकिन अपने भारत में नहीं मिलते, वो नाइजीरियाई होते हैं। अत्यधिक कारा, अपने यहां का तो कैसा होता है? सांवला, भगवान श्री कृष्ण का जैसा। हाँ राहुल भैया, इसी में आएगा तेरा बटंट कारा। बताइए, विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही? और जहां विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाए वहां कौन सा होता है? ध्यान रहेगा। अब लिख दो तत्पुरुष समास। भाई को दिक्कत हो जाती इसलिए मैंने बता दिया। छाप दो। अगर संज्ञा संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाए तब तो कौन सा होगा? और विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाए, याद रहेगा। लिखो आगे, तत्पुरुष समास। छाप दिया। तो देखो, तत्पुरुष समास को हम 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने में? जर्द के जय में नीचे बिंदु आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अरबी और फारसी भाषा के कै खे गे जय और फे में लगाने की अब जरूरत रही नहीं, खत्म कर दी। पहले क्या होता था, ये जो आगत व्यंजन स्वर होते थे, आगत व्यंजन होते थे कै खे गे जय और फे, इनमें नुक्ता लगाना पड़ता। अब बिना नुक्ता के भी लिखोगे तो शुद्ध माना जाता है। हनुमान बैराड़ भैया, तुझे समस्या आ रही है तो तुम्हें कॉल बैक आएगा जरूर, है ना। एक बार आप ऐप को डिलीट करके दोबारा से कोशिश कर लेना, है ना। एक बार इसको रिप्लाई करो, नंबर लिख के, है ना, फोन करो। आगे लिखो, बोलो। बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ उच्चारण बदलता है, अर्थ नहीं बदलता। तत्पुरुष समास है। स्वर्ण स्वर्ण जयंती में बहुब्री हो जाएगा, है? क्यों होगा? कर्मधार है ना। ना, उपमान उप में कहां रहा? लिखो तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद
प्रधान लिख दो। तत्पुरुष समास कौन सा पद प्रधान? दूसरा पद प्रधान। इसको हम 5 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला होता है निया तत्पुरुष समास। कौन सा? निया है, क्या हो गया ना, ना देखना ही है केवल, ठीक है ना। दूसरा लिखो लुप्त पद, साथ के साथ ही लिख दो लुप्त पद तत्पुरुष समास। तीसरा होता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। कौन सा है? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। चौथा होता है अलुक तत्पुरुष समास। और पांचवा होता है उपपद तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पांचों को छाप दो। 5 कौन कौन से हैं? सबके सब छाप लो। छाप दिया क्या? लिखो आगे। फन और फन, फन और फन होता है। एक तो होता है फन और एक होता है फन। इस फन माने होता है कला या मनोरंजन। ठीक है ना? फन। और फन का मतलब क्या होता है? सांप का मुख होता है। ठीक है ना? अरे इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तत्सम का तत्व है फन, और इसका तत्व फन हो जाता है। ठीक है ना? ये वाला। अब ये वाला जो शब्द है ये अरबी फारसी भाषा के होते हैं ना, उनमें आते हैं। अरबी फारसी भाषा के जो शब्द होते हैं, जैसे मैंने लिखा आगत होते हैं, जिनमें आगत वर्ण कौन कौन, आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग ग, क ख ग ज और फ, ये 5 होते। पहले 3 थे, वर्तमान में ये 5 हैं। ठीक है ना? अब ये जो 5 हैं ये आगत है। पहले जब हम इनको लिखते थे तो इनको नुक्ता के साथ लिखा जाता था। किसके साथ? नुक्ता 2 होते हैं, एक जीमना, कहते हैं नुक्ता पे खाने जा रहा हूं, नुक्ता जीमना। ये जीमने वाला नहीं है, बिंदु वाला है। अब इनके आगे हम पहले पहचान के लिए क्या लगाते थे? नुक्ता। वर्तमान समय में बिना नुक्ता के लिखते, क्योंकि ये वर्षों से व्यवहार में इतने आ गए और व्यवहार में प्रयोग होते होते इनसे हमारा इतना अपनत्व हो गया कि अगर इनको हम बिना नुक्ता के भी लिखते हैं तो ये क्या माने जाते हैं? शुद्ध माने जाते हैं। पहले बिना नुक्ता के अशुद्ध होता था, लेकिन वर्तमान में शुद्ध है। जैसे मान लो कोई ड्राइवर है और वर्षों से हमारे पास रह रहा है, 10-12 साल से वो हमारे पास रह रहा है, तो हम उससे व्यवहार ड्राइवर का सा रखते हैं क्या? एक घर के सदस्य जैसा रखते नहीं रखते? वैसे ही ये वर्षों से हमारी हिंदी में इतने प्रयोग हो गए कि अब हम इनको अपना ही मान लेते हैं। समझ आ गया? इस वजह से है
आगत स्वर तो एक ही है, अंग्रेजी भाषा का ओ, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये लिखते हो नहीं लिखते? तो आगत स्वर एक ही होता है अंग्रेजी का ओ। आगत व्यंजन 5 होते हैं, क ख ग जय और फे। आगत वर्ण 6 होते हैं। समझ आ गया? किसका? जो हिंदी का ओ का होगा वो इसका होगा, सेम ही उच्चारण है। डॉक्टर ओ, तो ओष्ठ होता है इसका। कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। अब लिखो आगे, छाप दिया इसको। सबसे पहला लिखो निया तत्पुरुष समास। निया तत्पुरुष समास। निया तत्पुरुष समास। अब लिखो, इसमें देखो क्या होता है। इस समास में समझना कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। ए, अन, अन लिखना नहीं है अभी, और ना। जब इन सबको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? अन्ना। ए का ए ले लिया, ने हलंत ले लिया, ना ले लिया, मिला के लिखा तो क्या बना? अन्ना। इसमें क्या आता है? अन्ना। अन्ना हजारे सब जानते हो। अन्ना जो हजारे है, जब भी कोई काम नियम के विरुद्ध होता है तो सबसे पहले कौन आता है? अन्ना हजारे। और वो क्या कहता है? ऐसा नहीं करना। तो अन्ना आ जाए, नहीं के अर्थ का बोध करा दे, वह कौन सा समास होगा? निया तत्पुरुष। जैसे मैंने लिखा असत्य। असत्य का मतलब क्या है? सत्य नहीं होता है। स्वर और चंद्र बिंदु में क्या अंतर होता है? अरे स्वर और चंद्र बिंदु में बहुत अंतर होता है। ये स्वर है और ये चंद्र बिंदु है। कैसे कैसे प्रश्न करते हो तुम भी। लिखो निया तत्पुरुष समास। इस समास में ए, अन, अन और ना। इस समास में ए, अन, अन और ना। कोष्टक में लिख देना अन्ना। बोल दूंगा, आज बोल दूंगा, ठीक है ना। विजय देवी सिंह सर कमेंट का रिप्लाई नहीं करते क्या? कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, अब कर देंगे, ठीक है। इस समास में ए, अन, अन और ना, कोष्टक में लिखना अन्ना। उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है तथा नहीं के अर्थ का बोध होता है। तथा नहीं के अर्थ का बोध होता है। तथा नहीं के अर्थ का बोध होता है। लिख दिया। तो इसमें कौन कौन से उपसर्ग आते हैं? ए, अन, अन और ना। और किसके अर्थ का बोध होता है? नहीं के अर्थ का। जैसे लिखो असत्य। अरे समझ तो आ रहा है ना सब? लिखो असत्य। अब असत्य का क्या होगा? सत्य नहीं। असत्य का मतलब सत्य नहीं। असत्य सत्य नहीं। अकारण, अकारण कारण नहीं। अकारण कारण नहीं। अयोग्य क्या हो जाएगा? योग्य नहीं। अयोग्य का क्या होगा? योग्य नहीं।
अहित, अहित, और अहित का क्या हो जाएगा? हित नहीं। अव्यय, और अव्यय का क्या हो जाएगा? व्यय नहीं। अव्यय, व्यय नहीं। आगे लिखो। अनाहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाया, और अनाहूत बुलाया नहीं। तो अन्न धन आहूत अनाहूत। आहूत, आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाया नहीं। अनावश्यक, और अनावश्यक का क्या हो जाएगा? आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं। अब सुनो, एक महत्वपूर्ण बात बताना था, मैं ध्यान नहीं रहा था, अब सुन लो ध्यान से। आप ये पढ़ तो रहे ही हो, रात को 9 से 10 बजे मेरी YouTube पे क्लास चली है, कल से ही शुरू की है मैंने, हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, YouTube की क्लास जितनी भी ली, उससे बाहर नहीं गया कोई भी प्रश्न, ठीक है ना। और वो किस पे चलती है? रात को 9 से 10 बजे यूपी उत्कर्ष पे। किस पे? YouTube पे यूपी उत्कर्ष डालोगे, मेरे जैसी सेम शक्ल आएगी वहां, ठीक है ना। कितने बजे? रात को 9 से 10 बजे। समय हो खाना खाते टाइम या कोई भी काम कर रहे हो, उस समय चला के आराम से बैठ जाना और देखते रहना। हर प्रश्न को बड़े ध्यान से और गहराई से समझना। एक प्रश्न के 4-4 विकल्प होते हैं। आप वहां प्रश्न 30 पढ़ोगे, सीखने को कितने मिलेंगे? 120, ठीक है ना। वो यूपी राजस्थान सबके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास है, ठीक है ना। तो YouTube पे सर्च करोगे ना यूपी उत्कर्ष, तो वहां पर लिख आ जाएगा, कल से ही शुरू की है, ठीक है ना। आवश्यक, मेरी शक्ल है वो, चेहरा अलग है। हाँ, सब्सक्राइब कर लेंगे तो खुद ही आ जाएगा। मैं कभी नहीं बोलता सब्सक्राइब करो मत करो, पढ़ना तुम्हें, आज तक नहीं बोला मैंने। लिखो, अनावरण। अनावरण का क्या होगा? आवरण नहीं। अनावरण, आवरण नहीं। कई बार कहते नहीं है, नेताजी मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? अनावरण। मतलब जो मूर्ति होती है वो क्या होती है? पर्दे से ढकी होती है, किसी कपड़े से लपेटी हुई होती है, ढकी होती है, और नेताजी आके उसको क्या कर देते? आवरण रहित कर देते, पर्दे से रहित कर देते। तो कहते नहीं है नेताजी क्या करने आए हैं? अनावरण, मतलब आवरण नहीं, उसको आवरण से रहित करने आए हैं, ठीक है ना। तो अनावरण, आवरण नहीं। आगे लिखो, अनिच्छुक। जो क्या नहीं हो? इच्छुक नहीं हो। अनिच्छुक का क्या होगा? इच्छुक नहीं होगा। अनिच्छुक, इच्छुक नहीं। अनिच्छुक, इच्छुक नहीं। आगे देखो, अनदेखा। अब पूरा नहीं आएगा, हिंदी वाला उपसर्ग है अन। अनदेखा का क्या होगा? देखा नहीं। अनदेखा, देखा नहीं। आगे लिखो, अनमोल।
क्या लिखा? अनमोल। जिसका क्या नहीं हो? मोल नहीं हो। अनमोल, मोल नहीं। अनमोल, मोल नहीं। आगे लिखो, अनदेखा। अनचाहा, जिसको चाहा नहीं। अनचाहा, चाहा नहीं। अनचाहा क्या हो जाएगा? चाहा नहीं। अनचाहा, चाहा नहीं। अनावरण लिख दिया था ये तो, हाँ ठीक है। ए अन, आगे लिखो नालायक, जो क्या नहीं हो? लायक नहीं। नालायक, लायक नहीं। नाजायज, जो क्या नहीं हो? नाजायज। इसका है जायज नहीं, जो क्या नहीं हो? जायज नहीं हो, तो जायज नहीं। नापसंद, जो क्या नहीं हो? पसंद नहीं हो, जबरदस्ती गले पड़ा हो, पसंद नहीं। नापाक, जो कैसा नहीं हो? पाक कहते पवित्र को, साफ। नापाक, पाक नहीं। और पाक का मतलब क्या है? पवित्र। पवित्र नहीं, पाक नहीं। नागवार, जो क्या नहीं हो? गवार नहीं हो। ग्वार मत लिख देना। नागवार, गवार नहीं। और गवार का मतलब क्या होता है? अरे वो गंवार नहीं है, वो गंवार होता है, वो तो अनपढ़ वाला। ना गवार, ठीक है ना? ना गवार, गवार नहीं। गवार का मतलब कहते पसंद नहीं। ये बात ना गवार है, कहते नहीं कहते, फारसी का शब्द है ये गवार। वो आप कह रहे हो ना गंवार, वो तो क्या होता है? गंवार होता है, गंवार, ठीक है ना? कई बार कहते नहीं ये गवारा नहीं है, फारसी का होता है गवार नहीं। गवार मतलब पसंद नहीं। तो इसमें कौन कौन से उपसर्ग आए? ए, अन, अन और ना उपसर्ग आए। किसका बोध करा रहे? नहीं के अर्थ का। इसका मतलब समझ आ गया? नियत तत्पुरुष। अब नोट लगाओ, और नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष। विशेष करके लिखो। विशेष करके लिखो, विशेष। यदि विकल्प में, यदि विकल्प में निया तत्पुरुष और अव्ययी भाव, यदि विकल्प में निया तत्पुरुष और अव्ययी भाव दोनों ही समास दे रखे हों, यदि विकल्प में निया तत्पुरुष और अव्ययी भाव दोनों समास दे रखे हों, तो
निया तत्पुरुष समास को प्राथमिकता देनी है। निया तत्पुरुष समास को प्राथमिकता देनी है। और यदि विकल्प में केवल तत्पुरुष समास दे रखा हो, और यदि विकल्प में केवल तत्पुरुष समास दे रखा हो तो अव्ययीभाव समास करना है, या अव्ययीभाव समास को प्राथमिकता देनी है। निया तत्पुरुष की जगह केवल क्या दे रखा हो? तत्पुरुष। तो फिर क्या करोगे? अव्यय। ये बात समझ आई नहीं आई? एक उदाहरण लिख दो, इससे क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा, यही लिख दो उदाहरण। नालायक शब्द में समास है। नालायक शब्द में समास है। पहला विकल्प लिखो, निया तत्पुरुष समास। निया तत्पुरुष समास। दूसरा लिखो, अव्ययी भाव समास। तीसरा लिखो, कर्मधारय समास। और चौथा लिख दो, द्विगु समास। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या दोगे इसका? निया तत्पुरुष समास। तो नालायक शब्द में समास है, कौन सा होगा? एक बार फिर बोल दो, फिर से बोलूं क्या? यदि विकल्प में निया तत्पुरुष और अव्यय भाव दोनों ही समास दे रखे हों तो निया तत्पुरुष समास को प्राथमिकता देनी है। और यदि विकल्प में निया तत्पुरुष के स्थान पर क्या दे रखा हो? केवल तत्पुरुष समास दे रखा हो तो अव्यय भाव समास को प्राथमिकता देनी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? निया तत्पुरुष। आगे लिखो, नाजायज, ये लिख दो, नापसंद। नापसंद शब्द में समास है। नापसंद शब्द में समास है। पहला विकल्प लिख दिया, अव्यय भाव। दूसरा विकल्प क्या लिख दिया? तत्पुरुष। तीसरा दे दिया द्विगु। और चौथा कौन सा? कर्मधारय। अब उत्तर क्या होगा? बात समझ आ गई? तो उत्तर विकल्प पहला। ऐसे ही प्रश्न जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे उदाहरण देगा जिनमें दो दो समास हो, तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। छात्रियां, यहां तक समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं रही? अब लिखो इसके आगे। निया तत्पुरुष के बाद में कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। कौन सा है?
लुप्त पद तत्पुरुष समास। और लुप्त पद तत्पुरुष समास में लिखो हिंदी और संस्कृत की व्याकरण सेम होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? संस्कृत में हिंदी में लिंग वचन के कितने भेद हैं? संस्कृत में 3। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनका अंतर है। तो हिंदी और इंग्लिश को, हिंदी और संस्कृत को मिक्स मत कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जिनको हिंदी में पुल्लिंग बताया जाता है वो संस्कृत में स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, तो इसलिए वहां पे इसको ऐसे नहीं करना, मिलाना मत, अलग पढ़ना। लुप्त पद तत्पुरुष समास। देखो लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है? लुप्त पद जो तत्पुरुष समास होता है, इसका प्रथम पद लिखा रहता है, अंतिम पद लिखा रहता है, बीच के पूरे पद क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो लिखो इसमें प्रादि तत्पुरुष समास कौन सा होता है? आमिर शोएब कुछ विद्वान विद्वता दिखाने के लिए इनको ऐसे बांट देते हैं। प्रादि लुप्त पद तत्पुरुष समास का मतलब होता है जो पहले का पद प्रधान हो रहा है जिसका, वो प्रादि है, ठीक है ना। और जो पीछे का पद प्रधान हो जाता है उसको उपाधि कह देते हैं। तो ये चीज इतना आपको नहीं जानना है डीपली। लिखो इसमें इस समास का प्रथम पद लिखा रहता है और अंतिम पद लिखा रहता है। इस समास का प्रथम पद लिखा रहता है और अंतिम पद लिखा रहता है। बीच के पद लुप्त हो जाते हैं। बीच के पद लुप्त हो जाते हैं। अर्थात जब किसी शब्द में दो पदों के बीच प्रयुक्त, जब किसी शब्द में दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह के साथ साथ, कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में अर्थात के बाद बोल रहा हूं, दोबारा एक बार में लिख लिया करो। मैं पहले कह चुका हूं, फिर बता रहा हूं। मैं बिल्कुल भी रटी हुई परिभाषा नहीं बताता, कई प्रकार से परिभाषा बन जाती है, इसलिए मुझे खुद ध्यान नहीं रहता क्या लिखाया था। लिखो इसमें अर्थात जब किसी शब्द में दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, क्या लिखा? रेलगाड़ी। प्रथम पद क्या है? रेल। अंतिम पद क्या है? गाड़ी। बीच के अन्य पद क्या हो गए? लुप्त हो गए। मैंने आपको कर्मधारय समास लिखाया था, उसके बाद कितनी लाइन छुड़वाई थी? 5 लाइन। ध्यान रखना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको उसमें लिखना है। पहले एक बार इनको समझ लो, फिर इनसे दोनों को कंपेयर करके।
अभी नहीं लिखा रहा, पहले इसको लिखो आराम से। पहला पद क्या है? अंतिम पद क्या है? बीच के पूरे पद लुप्त होंगे। क्या? रेल पर। और रेल किसको कहते हैं? पटरी को। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब देखो यह प्रथम पद क्या है? रेल है। अंतिम पद क्या है? अब यहां पूरे के पूरे पद लुप्त हो रहे, नहीं हो रहे? तो पर क्या है? अधिकरण का। और इसके साथ साथ कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो रहे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुप्त पद। बात समझ आई नहीं आई? अब मान लो विकल्प में लुप्त पद दे ही नहीं, तो फिर ये किस में जाएगा? अधिकरण में, क्योंकि पर का लोप हो रहा है, नहीं हो रहा? और पर किसका होता है? अब विकल्प में अधिकरण तत्पुरुष भी दे दे और लुप्त पद भी दे दे, फिर क्या करोगे? लुप्त पद करोगे। कौन सा? ये बात समझ आई नहीं आई? लिखो इसमें, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल किसको कहते हैं? पटरी को। तो रेल पर चलने। अब विकल्प में दोनों एक साथ दे दे, ये सेकंड ग्रेड हिंदी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। रेलगाड़ी, अब वहां पर रेल पर चलने वाली गाड़ी भी दे दिया और पटरी पर चलने वाली भी गाड़ी दे दिया, तो उत्तर कौन सा होगा? बताया था, समानार्थी का प्रयोग तब तक नहीं करना जब तक वो खुद ना दे रखा हो। आगे लिखो, बैलगाड़ी। तो बैल पर चलने वाली गाड़ी होती है क्या? तो क्या होगा? बैल से चलने वाली गाड़ी। बैल से चलने वाली गाड़ी। तो बैल से चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी, ऊंट से चलने वाली ऊंट गाड़ी, घोड़ा से चलने वाली घोड़ा गाड़ी। तो प्रथम पद बैल है, प्रथम पद बैल है, अंतिम पद गाड़ी है, बीच के पद क्या लुप्त हुए? से चलने वाली। ट्रेन की हिंदी क्या होती है? लौह पथ गामिनी होती है। ट्रेन कहते हैं लौह पथ गामिनी। लौह माने होता है लोहे, लोहा। पथ माने होता है रास्ता। गामिनी माने गमन करने वाली, लोहे के रास्ते पर गमन करने वाली। तो देखो इसमें बैलगाड़ी। आगे लिखो, तो प्रथम पद बैल है, अंतिम पद गाड़ी है, बीच के पूरे पद लुप्त हो गए। अब मान लो इसमें लुप्त पद नहीं देता, फिर कौन सा करते हैं? फिर कौन सा होता? साधन क्या है? बैल है कि नहीं है? तो करण हुआ, नहीं हुआ? तो करण भी होगा इसमें, लेकिन पहले किस कौन सा करोगे? लुप्त पद। आगे लिखो, अब मान लो आपसे पूछ लेता चील गाड़ी, तो चील से चलने वाली गाड़ी होता है क्या? चील पर चलने वाली गाड़ी होता है क्या? तो चील के समान चलने वाली गाड़ी, लेकिन इसमें नहीं आएगा, यह जाएगा बहुब्री समास में, क्योंकि इसमें बहुब्री समास होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये किसके लिए आता है? चील गाड़ी हवाई जहाज के लिए। तो चील के समान उड़ती है जो गाड़ी, क्या हो जाएगा? हवाई जहाज, फिर बहुब्री में जाएगा। आगे लिखो, मधुमक्खी। क्या लिखा? मधुमक्खी। मधु एकत्र करने वाली मक्खी। प्रथम पद क्या है? अंतिम पद? तो मधु एकत्र करने वाली मक्खी। मधु एकत्र करने वाली गाड़ी कहां से आ गई इसमें? मधुमक्खी। प्रथम पद क्या है? अंतिम पद क्या है? एकत्र करने वाली क्या हो गए? पद लुप्त हो गए। तो कौन सा होगा? प्लेटफॉर्म को हिंदी में क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म को कहते हैं लौह पथ गामिनी विराम स्थल। ठीक है ना? लौह पथ गामिनी विराम स्थल होता है। मधु में मक्खी लिख दिया। आगे लिखो,
वन मानुष। क्या होगा वन मानुष का? वन में रहने वाला मानुष। वन में रहने वाला मानुष वन मानुष। तो वन में रहने वाला मानुष क्या कहलाता है? वन मानुष कहलाता है। अरे वो तो प्रथम प्रजाति था इसलिए कह देते उसको, मनुष्य की प्रथम प्रजाति वानर था इसलिए कहते। वन में रहने वाला मानुष क्या कहलाता है? वन मानुष। रसगुल्ला आ रहा है ना, पादप में कोई समास नहीं होगा। पादप में दो पद आ रहे हैं क्या? तो दो पद होना चाहिए नहीं चाहिए? रसगुल्ला में है, रस भी है और गुल्ला भी है। लिखो तुम सबसे पहले इसी को लिखो, रसगुल्ला। लेकिन इसमें वो कहां है? पद तो हो गया पद, लेकिन दूसरा वो कहां है इसमें पद? पैरों से थोड़ी पीता, जड़ से पीता है वो। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। रस में डूबा हुआ गुल्ला। गुल्ला कहते हैं गोला को। रस में डूबा हुआ गुल्ला। गुल्ला को लिख देना गोला। गोल होता है नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं रसगुल्ला। छोटा रू और बड़ा रू कैसे लिखते हैं? ये छोटा है, ये गुंडी बढ़ गई तो अब बड़ा हो गया। बताया था मैंने पहले, रूप बड़ा होता है और रुपया छोटा होता है। लिखो रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। लिख दिया? आगे लिखो दही बड़ा। दही बड़ा है, भूख लग गया? दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। आगे लिखो पकौड़ी। पकी हुई बड़ी। पकौड़ी का क्या होगा? इंगोली कहां से आ गया? पकी हुई बड़ी है। लिखो पनडुब्बी। पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होती है? पानी में डूबी हुई डुब्बी। अब डुब्बी इसलिए कहते हैं वो डिब्बी के समान होती है। माचिस की डिब्बी होती है ना जैसे, ऐसे ही एक वो गोल होती है डिब्बी के जैसी। तो पनडुब्बी पानी में डूबी हुई। इसको दूसरे रूप में कई बार ऐसे ना देखे, ऐसे दे देता है, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी। ठीक है ना? तो समास विग्रह करा लेता है कई बार, तो इसको ऐसे लिखना, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी। है? नहीं, वो तो शब्द देखा जाता है ना शुद्ध।
समास में जब हम किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ते तो उसका रूप विकार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पनडुब्बी पानी में डूबी हुई डुब्बी। आगे लिखो। पकौड़ी में एक पद क्यों है? पकना और बड़ा, बड़ी दो है। पकना और बड़ा, पक और बड़ा, बड़ी। हथौड़ी नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे लिखो। समोसा कहां गए इसमें? आगे लिखो इसके बाद में पवन चक्की। पन चक्की भी लिख देते इसको और पवन चक्की भी लिख देते हैं। रेल भाड़ा इसमें नहीं आएगा, वो तो संप्रदान में आएगा। रेल के लिए भाड़ा, संप्रदान। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। पवन से चलने वाली चक्की। हाँ, पानी पूरी आ जाएगा। अरे प्रदीप मांडा कॉपी पेस्ट मत मार, तुझे बोल दिया ना मेरे भैया। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की क्या कहलाता है? पवन चक्की। इसको पन चक्की भी कह देते हैं, ठीक है ना। वायुयान आ जाएगा इसमें। वायुयान, जलयान, ये इसमें आ जाते हैं। तो वायु में चलने वाला यान, वायु में चलने वाला यान क्या कहलाएगा? अब देखो यहां किसका लोप हुआ? मैं डूबा हुआ, या हुई का, मैं डूबकर चलने वाली का, से चलने वाली का, मैं चलने वाले का। और इसमें इसी प्रकार जलयान। रसोई घर नहीं आएगा, क्यों आएगा? रसोई के लिए घर होता है, वो तो संप्रदान है ना। जल में चलने वाला यान, जल में चलने वाला यान है। पर नहीं आएगा, जल में, जल पर नहीं लिखता, शुद्ध हो जाता है जल पर चलने वाला यान। अब जैसे जल परी है तो वो भी जल में रहने वाली परी हो जाएगा। तो जल में चलने वाला यान क्या होगा? जैसे वायुयान होता है तो वायु में चलने वाला या वायु में उड़ने वाला। तो इसमें किसका लोप हो गया? मैं चलने वाले का। तो लुप्त पद समझ आया नहीं आया? तो इसका प्रथम पद लिखा रहता है, अंतिम पद लिखा रहता है, बीच के पूरे पद लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुप्त पद कहते हैं। ये समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब लिखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है आदिवासी। आदिवासी इसमें नहीं आएगा। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो आदिवासी, ठीक है ना, और एक पूछा जाता है जन्मांध। दोनों को बहुत विस्तार से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं ये दोनों। कौन कौन से? लिखना मत अभी कुछ भी। एक होता है मदांध, एक होता है धर्मांध, एक क्या होता है? जन्मांध, और एक होता है मोहांध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्यादा पूछे जाने उदाहरण है। और इसी प्रकार होता है एक आदिवासी। ये 5-6 उदाहरण ऐसे हैं जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके पूछने का जो कारण होता है, इसका मुख्य कारण होता है ये उच्चारण में ये समास विग्रह समान होता है। जैसे मदांध, मद से अंधा। लिखना मत, समझना केवल। मैंने लिखा धर्मांध। कई लोग कहते धर्म में अंधा, धर्म में नहीं होता, धर्म से अंधा होता है। जन्मांध, जन्म से
अंधा, मोहांध मोह से अंधा, और आदिवासी, आदि, आदि का मतलब होता है प्राचीन समय, आदि से वासी है। बहुब्री समास, लोहे का है अजयगढ़ जो, अर्थात भरतपुर का किला। तुला दान का, तुला से तोलकर दिया गया दान, तुला से तोलकर दिया गया दान क्या कहलाता है? तुला दान होता है, ठीक है ना। तो जुड़ने का बोध हो रहा है, तुला से तोलकर। अब देखो यहां पे सबके समास विग्रह कर दिए, मत से अंधा, धर्म से अंधा, जन्म से अंधा, मोह से अंधा। अब इनमें जो ये उदाहरण कौन सा जन्मांध है, इस केवल इसमें कौन सा होता है? अपादान तत्पुरुष। कौन सा? अपादान तत्पुरुष होता है। ये मैं आपको पढ़ाता, लेकिन आप पूछ लिया पहले, इसलिए पहले बताना पड़ रहा है। यहां करण तत्पुरुष कौन सा, और यहां पे कौन सा होगा? आदिवासी, आदि से वासी, प्राचीन समय से वासी। यहां पे कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। अब समझना ध्यान से, मैंने लिखा मद से अंधा, इसमें करण लिखा, मैंने धर्म से अंधा लिखा, इसमें करण, लेकिन जन्मांध लिखा, ये अपादान में गया, और ये भी किस में जाएगा? करण में। अब ये कारण क्या है, इसको समझो। अंधा होने का कारण मद हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या होता है मदांध? मद से अंधा। अब मद किसी का भी हो सकता है, मद कहते घमंड। पैसे का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है, किसका हो सकता है? ताकत का हो सकता है, किसी भी चीज का मद आ गया तो अंधा होने का कारण मद हो सकता है, नहीं हो सकता? बच्चा जब जन्म लेता है उसके अंदर मद होता है क्या? जब वो समझदार होता है, बड़ा होता है, तब उसमें क्या आता है? मद। अंधा होने का कारण धर्म हो सकता है, नहीं हो सकता? बच्चा जब जन्म लेता है उसको धर्म का कोई ज्ञान होता है क्या? धर्म का ज्ञान कब आता है? जब वो समझदार और बड़ा होता है। तो अंधा होने का कारण धर्म हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन अंधा होने का कारण जन्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जन्म नहीं हो सकता। जन्म के बाद किसी कारण से अंधा हुआ है, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी कारण की वजह से, तो तब वो क्या होगा? इस जन्म से संबंधित। लेकिन जब उसका जन्म हुआ तब से ही वो क्या था? अंधा था। मतलब इस दुनिया में वो आया तो कैसा आया? अंधा आया। किसी कारण से अंधा नहीं हुआ, किसी एक्सीडेंट की वजह से या और किसी वजह से अंधा नहीं हुआ। आया इस दुनिया में कैसा था? तो अपादान होगा, नहीं होगा? यहां पे कारण आ रहा है, नहीं आ रहा? मद। यहां पे कारण क्या आ रहा है? धर्म। यहां पे कारण क्या है? मोह है। तो मोह कारण हुआ, नहीं हुआ? लेकिन जन्म कारण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए ये किस में गया? अपादान। अब देखो आदिवासी, आदिवासी का मतलब होता है प्राचीन समय से वासी। अगर मैं यहां जयपुर में, अगर मैं यहां जयपुर में अब बसा हूं, इसका मतलब मैं कब से वासी हूं? इस जन्म से। लेकिन मेरे दादा परदादा और वो पहले से यहां बसे होते तो वो यहां के क्या होते? मैं यहां का आदिवासी हूं क्या? नहीं हूं। इसका मतलब इस जन्म से नहीं है। किस जन्म से है? प्राचीन से। तो इस जन्म से अलग हो गया, नहीं हो गया? और इस जन्म से अलग हो गया तो ये किस में जाएगा? ये बात समझ आई, नहीं आई? इससे ऐसे उदाहरणों को विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे उदाहरण आएंगे अभी इसमें। चतुर्दश में विसर्ग संधि होगी, चतुर्थ धन 10। अब बात समझना ध्यान से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, जैसे मैं खूब सारे उदाहरण बताऊंगा। काक बलि बताए थे ना, नर बलि, भूत बलि, मंत्री परिषद, विधान परिषद, जो एक जैसे उदाहरण होते हैं, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे उदाहरणों को आप बिल्कुल भी परेशान मत बनो ना। किसी भी चीज को आप पहली बार फेस करोगे तो समस्या होगी। वो चीज आपको पहली बार फेस नहीं करनी पड़ेगी तो वो समस्या आएगी भी नहीं। अगला कौन सा है? तीसरा है। चौथा कैसे? निया तत्पुरुष हुआ और लुप्त पद हुआ। तुमने चौथा कहां से लिख दिया? लुप्त कारक चिन्ह, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। परीक्षा में यहां से प्रश्न नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
यहां से प्रश्न जरूर पूछता है, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अब देखो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास क्या होता है। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कर्म कारक से लेकर, कहां से लेकर, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, अब आएगा जब विस्तार से समझाऊंगा ना मैं इनको एक एक से, कर्म से लेकर अधिकरण तक, तब सब कुछ समझ आएगा। इसमें क्या होता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में, इस समास में कर्म कारक से लेकर, कहां से लेकर, कर्म कारक से लेकर कहां तक के, अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कहां से लेकर, कर्म कारक से, कहां तक, अधिकरण। अब मैं इनके सबके एक एक उदाहरण लिख रहा हूं, समझना फिर इसको लिखना। जैसे मैंने यहां पर लिखा शरणागत, अभी समझाऊंगा, एक बार सारे उदाहरण में एक एक के लिख रहा हूं। शरणागत, दयाद्र, बलि पशु, आगे देखो, पदभ्रष्ट, नरबली, कवि पुंगव, अब देखो लिखना नहीं है, केवल समझना है। शरणागत, शरण को आगत, आगत मतलब आया हुआ। दयाद्र, दया से आद्र। बलि पशु, पशु की बलि नहीं, बलि के लिए पशु। पद भ्रष्ट, पद से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। नरबली, नर की बलि। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ। अब देखो मैंने कर्म कारक से लेकर कहां तक, अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह के उदाहरण लिख दिए। अब यहां पर किसका लोप हुआ, तो इसको कौन सा कहा, कर्म तत्पुरुष। कौन सा कह दिया, यहां किसका लोप हुआ, से का। लेकिन ये किसके अर्थ में आ रहा था, जुड़ने के अर्थ में, और जुड़ने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए यहां कौन सा हुआ, करण हुआ। यहां पर किसका लोप हुआ, के लिए का, तो ये कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष। यहां पर से किसके अर्थ में आ रहा है, अलग होने के, तो ये कौन सा हुआ, अपादान तत्पुरुष। यहां पर किसका लोप हुआ, की का, किसका आता है ये, संबंध। और यहां पे किसका लोप हुआ, ये किस में आता है, अधिकरण में। तो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह है उनका लुप्त होने के कारण इनको कौन सा समास कहते हैं, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। समझ आया, तो लिखो इसमें, इस समास में कर्म कारक से लेकर, इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के, इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के
विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। विभक्ति चिन्ह अथवा कारक चिन्ह दोनों लिख सकते हो, परसर्ग भी कहते हैं इनको। इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह अथवा कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कुछ भी लिख दो, लुप्त हो जाते हैं। परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे लुप्त कारक चिन्ह, इसलिए इसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। आकाश कुमावत, तुम पढ़ने पे कम है ना, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ऐतिहासिक में कोई संधि नहीं होगी। इतिहास धन एक होता है, एक प्रत्यय के कारण ई का आई हो जाता है, इसलिए इसमें प्रत्यय का नियम लग रहा है, संधि नियम नहीं लग रहा। ठीक है, जो लिखा रहा हूं उसको तो लिख लो, संधि में घुसड़ रहे हो अभी। लिख दिया, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण लिखो इसमें, जैसे ऑनलाइन वालों तुम ढीले बहुत हो हैं, 6 बार तो रिपीट करवाते हो, रजाई में घुसड़ रहे हो ना। इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब लिखो इसमें, यहां पर लिखो क्रम संख्या, यहां पर लिखो कारक, और यहां लिखो कारक चिन्ह। क्रम संख्या में लिखो पहला कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को। दूसरा होता है करण, कर्ता नहीं आता ना इसमें, इसलिए नहीं लिखाया, कर्ता क्यों आएगा। दूसरा होता है करण, इसका क्या होता है, से या के द्वारा, किसके अर्थ में आएगा, जुड़ने हेतु या जुड़ने के अर्थ में। तीसरा संप्रदान, तीसरा कौन सा है, संप्रदान, इसका क्या होता है, के लिए। चौथा अपादान, से, किसके अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, से। अलग होने के अर्थ में। संबंध काकी के, संबंध, हाँ नानी के भी होंगे, तो संबंध का की, चाची के नहीं आएंगे दुष्ट,
जबरदस्ती क्यों लपेट रहे हो चाची को? अधिकरण मैं, अरे पे फोन में चला गया आजकल, केवल पर आएगा। अधिकरण मैं पर, फोन में चला गया पे, फोन पे, गूगल पे। अधिकरण में क्या आएंगे? मैं पर, मैं छाप दो। मैं, तो इसमें क्या होता है? इस समास में कर्म कारक से लेकर कहां तक? अधिकरण कारक तक के जो कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। छाप दिया? चाप दिया नहीं होता, सरला छाप दिया होता है। लिखो पहला, लिखा ही नहीं, लिखना नहीं था, छापना था। लो छाप दो जल्दी, और पहला लिख दो कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। वे नहीं लिखना, केवल क्या आएगा? मैं पर आएगा। उसमें भी तो कारक आ रहे लुप्त पद में। अरे वहां पे कारक के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो रहे, या केवल कारक चिन्ह लुप्त होंगे। बताया तो था, कहां चले जाते हो बीच में? छाप दिया? लिखो इसमें सबसे पहला कर्म तत्पुरुष समास। लिखो कर्म तत्पुरुष समास। और कर्म तत्पुरुष समास में लिखो इसका कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या होता है? ध्यान रखना, को केवल कर्म का ही नहीं होता, को परसर्ग किसका होता है? संप्रदान का भी होता है, लेकिन देने के अर्थ में आएगा तब। ठीक है ना? लिखो कर्म तत्पुरुष समास। इस समास में पशु बलि में बलि का पशु संबंध तत्पुरुष नहीं हो सकता। अरे बलि का पशु होता है क्या? बलि के लिए पशु होता है। जबरदस्ती कुछ भी मत बिठाया करो। इस समास में कर्म कारक से लेकर, कमेंट के जवाब दे तो रहा हूं, इस समास में कर्म, अच्छा वो तो लिख दिया ना। इस समास में दोनों पदों के बीच, ये लाइव वाले है ना, ये इन कमेंट पे लाके मुझे भटकवा देते हैं। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है, इसलिए इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये पेपर में। शरणागत लिखो, शरणागत, शरण को आगत, शरणागत, शरण को आगत। आगे लिखो मरणातुर, मरणातुर में लिखो मरने को आतुर। होते हैं ना कुछ जो मरने को आतुर रहते हैं, आशिक, वो धरती के बोझ होते हैं।
जो अपने माँ बाप के लिए जी नहीं सकता इतने वर्षों के रिश्ते के लिए, हैं 2 साल 2 महीने 2 दिन के रिश्ते के लिए जान दे देते हैं, तो उससे बढ़िया मरे ही अच्छे। वो मरने को आतुर, मरणातुर। आगे देखो, मरणातुर, मरने को आतुर। आगे लिखो, दिल तोड़। क्या होगा? दिल को वाला या वाली? लिख लो, कोई बात नहीं। जितने जोश से इसको बोल रहे उतने जोश से अगले को बोलना। फिर दिल को लिख दिया, तोड़ने वाली। अब लिख लो आगे, मुंह तोड़। अब कहां हो गए? चुप कैसे पड़ गए? लिखो, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। वाली नहीं होती है, वाले ही होते हैं, तुम्हारी निगाह भटकती है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। जेब कतरा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। वो तुमसे कहती है क्या? तुम ही कहते हो ना, ना बोल ना तू तो है। फिर करते हैं बाथरूम में जाके मित्र को फोन, अरे भाई फंस गया भाई, है कैसे भी करके ना 500 रुपए ट्रांसफर मार, है सर। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। अवसर प्राप्त, अवसर प्राप्त। क्या होगा? अवसर को प्राप्त, अवसर प्राप्त, अवसर को प्राप्त। लिख दो। इसके आगे की भी चर्चा करेंगे, लेकिन कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।